प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लैब में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय का प्रथम अध्याय का अध्यापन करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। इससे पूर्व कि हम वास्तविक संख्याओं को परिभाषित करें, मैं आपको पूर्व कक्षाओं की संख्याओं का कुछ बताना चाहूँगा। प्रारंभ में जब संख्याओं को शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्राकृत संख्या आती है। यदि हम प्राकृत संख्या को परिभाषित करें तो एक से प्रारंभ होने वाली अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3 ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी। ये संख्याएं अपने आप में पूर्ण नहीं होती हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को यदि हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के साथ यदि हम 0 को भी ले लें तो इस प्रकार ये संख्याएं बनती हैं 0, 1, 2, 3 और इसी प्रकार अनंत तक। तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं पूर्ण अभी भी नहीं हो पाई हैं। इसके आगे यदि हम चलते हैं तो आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याओं को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान लेने पर जो संख्याएं हमको प्राप्त होंगी, यथा 0, 1, 2, 3 और आगे तक, इस प्रकार ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब इसके पश्चात हम परिमेय संख्याओं पर आते हैं। तो परिमेय संख्याओं का अध्ययन आपने कक्षा 9 में किया था। एक बार उसको मैं परिभाषित कर दूं। वह संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवृत्ति होता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये शांत और अशांत आवृत्ति को आपने कक्षा 9 में पढ़ा था। आपने देखा था कक्षा 9 में शांत दशमलव प्रसार का कि जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो यदि वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो ऐसा दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। और यदि एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करें और विभाजन पूर्ण ना हो, बल्कि कोई एक संख्या रिपीट हो या उसकी बार बार आवृत्ति हो, तो ऐसा दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति कहलाता है। जैसे उदाहरण में यहाँ लिखा है 1/2। तो 1/2 को यदि हम देखेंगे तो 2 से यदि हम संख्या 1 को विभाजित करेंगे तो ये 0.5 उसका विभाजन होगा और ये विभाजन पूर्ण है, इसलिए शांत प्रसार कहलाएगा। लेकिन यदि हम संख्या 1/3 लेते हैं और हम 3 से 1 को विभाजित करते हैं तो आप देखेंगे कि विभाजन करने के बाद ये 0.333 ऐसा ये विभाजन होता है। मतलब यहाँ संख्या 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति कहलाएगा। ये परिमेय संख्याएं थीं। इसको आप एक और दूसरे तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं जबकि Q का मान 0 ना हो, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर कक्षा 9 में ही आपने अपरिमेय संख्याओं का भी अध्ययन किया था। यहाँ हम कह सकते हैं कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावृत्ति होता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कर्णी 2, कर्णी 3 या पाई। यदि हम इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करें तो हम देखेंगे कि ये पूर्ण नहीं होता है और लगातार एक नई संख्या आती रहती है। तो ऐसा जो प्रसार होता है वो अशांत अनावृत्ति होता है। ये अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है।
अब यदि हम वास्तविक संख्याओं को परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये हमारी वास्तविक संख्याएं थीं। अब हम इस अध्याय का जब आगे अध्ययन करेंगे तो हमको यहाँ प्रश्नावली 1.1 में संख्याओं के HCF महत्तम समावर्तक ज्ञात करने को कहा जाएगा। आप महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की विधि से पूर्व परिचित हैं, लेकिन पहले जब आप HCF ज्ञात करते थे तो आप HCF निकालने में संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते थे। उन अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से आप दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करते थे, लेकिन यहाँ महत्तम समावर्तक या HCF ज्ञात करने के लिए आपको एक नई विधि का ज्ञान कराया जाना है। उस विधि के लिए एक प्रमेय है। प्रमेय सब आपने कक्षा 9 में सुना होगा। ये कहलाती है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से आपको दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात करना सीखना है। तो ये यदि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को परिभाषित करें या उसको समझें तो हम कहेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर भागफल q और शेष फल r प्राप्त होता है। यहाँ आपने पूर्व में भी प्राइमरी कक्षाओं में एक नियम पढ़ा होगा, वो है भाग विधि का। आपको याद होगा कि जब आप कक्षा 3 या 4 में पढ़ते थे तो उस समय आपको भाग विधि सिखाई गई थी और भाग विधि पूर्ण करने के पश्चात आपसे सत्यापन करने को कहा जाता था। मतलब ये कहा जाता था कि आप देखें कि क्या आपने जो भाग विधि की है वह सही है। तो वहाँ आपको एक नियम बताया गया था जो आपको अभी बहुत अच्छी तरह से याद होगा। वह था भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो प्राइमरी कक्षा में हमने ये नियम पढ़ा था, अगर देखा जाए तो ये नियम ही यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में ही है। यहाँ बस ये है कि हम सामान्य शब्दों में ना लिखकर इसको संकेतिक रूप में लिखेंगे, संकेत के रूप में लिखेंगे। यदि हम ये मान लें कि a एक धनात्मक पूर्णांक है और b दूसरी धनात्मक पूर्णांक है, a b से बड़ा है तो a भाज्य होगा, b भाजक होगा। तो अभी हमने ये जो नियम आप यहाँ देख रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, तो यहाँ भाज्य के स्थान पर a, भाजक के स्थान पर b, भागफल के स्थान पर q। q अंग्रेजी भाषा में भागफल को क्वेश्टेंट कहा जाता है, इसलिए इसका संकेत q है। और शेषफल अंग्रेजी भाषा में इसको रिमाइंडर कहा जाता है, इसलिए उसका संकेत r है। तो यहाँ पर a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, ये जो लिखा गया है ये वास्तव में भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल है और यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। बस यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो शेषफल हम प्राप्त करते हैं, आपने भाग विधि करते समय भी देखा होगा, तो भाग विधि में भी आपने देखा था कि जो शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ जब हम ये प्रमेयिका लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हम देखेंगे कि ये जो r का मान है उसको नीचे लिखा हुआ है, इसको हम संकेत में लिखेंगे 0 इज लेस देन और इक्वल r इज लेस देन b। 0 छोटा है बराबर है r, छोटा है b, मतलब
ये जो शेषफल r है इसका मान b से छोटा होगा और 0 या उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पर यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी। इसकी सहायता से दी गई संख्याओं के HCF हमको ज्ञात करना है। यहाँ अब यदि हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को देखें तो हमको प्रश्न पहला ये दिया हुआ है कि 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करें। तो पहले हम ये देखेंगे कि दी गई दोनों संख्याओं में से बड़ी और छोटी संख्या कौन है। तो आपने देखा कि 225 बड़ी है 135 से, तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ 235 भाज्य होगा, 225 भाज्य होगा और 135 भाजक होगा। इस 235 और 125 को हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखना है, अर्थात हमको इसे a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट लिखना आपके लिए अभी सरल नहीं होगा। इसके लिए आप देख रहे हैं कि साइड में एक भाग विधि को समझाया गया है। उस भाग विधि को आप देखें तो यहाँ 135 भाजक है, इससे हम 225 को भाग देंगे तो आपने देखा कि 135 का 225 में एक बार भाग जाता है और इसका जो शेषफल है वह 90 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 225 A है, 135 B है, Q 1 है, भागफल 1 है और शेषफल यहाँ पर 90 है। अब यदि हम इनको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखें तो ये हमारा होता है 225 बराबर 135 गुणित 1 प्लस 90। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रथम चरण होता है। 225 बराबर 135 गुणित 1 प्लस 90। तो हमने देखा कि यहाँ शेषफल 90 प्राप्त हो रहा है। अभी इस प्रक्रिया को हम तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल के रूप में हमको 0 प्राप्त नहीं होगा। ऐसा करने के लिए हमको अगले चरण की ओर चलना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि शेषफल जो R है वो शून्य नहीं है, अतः हमको और आगे विभाजन प्रक्रिया सतत रखना पड़ेगी। अब अगली बार के लिए 90 और 135 को देखेंगे तो यहाँ 90 भाजक होगा और 135 भाज्य होगा। 90 से हम 135 को विभाजित करें तो ये भागफल 1 आता है और शेषफल 45 आता है। साइड में यह प्रक्रिया दी है तो यहाँ पर A का मान 135, B का मान 90, Q का मान 1 और R का मान 45 होता है। तो इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यदि लिखें जो कि A बराबर BQ प्लस R होती है तो यहाँ आएगा 135 बराबर 90 गुणित 1 प्लस 45। यहाँ शेषफल 45 प्राप्त हुआ है तो शून्य अभी भी नहीं आया है। इसका अर्थ ये है कि हमें इस प्रक्रिया को अभी और आगे बढ़ाना है। पुनः हम 45 और 90 को लेकर चलते हैं। यहाँ 90 भाज्य है, 45 भाजक है। हम फिर इस प्रक्रिया को करते हैं तो 45 से जब 90 को विभाजित करते हैं तो भागफल 2 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखें तो ये आता है 90 बराबर 45 गुणित 2 प्लस 0। तो बात वही हुई A बराबर BQ प्लस R। तो हमने यहाँ देखा
कि अब हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। और यह शेषफल 0 तब प्राप्त हुआ है जब हमने संख्या को 45 से विभाजित किया है, अर्थात 45 से विभाजित करने पर दी गई संख्या का शेषफल 0 है। अतः 225 और 135 का HCF महत्तम समावर्तक 45 होगा। तो इस तरह हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात किया। इसी प्रश्नावली के अंतर्गत कुछ और प्रश्न भी ऐसे दिए हुए हैं जिनका अभ्यास आप भली भांति इस उदाहरण को या इस हल को देखकर समझ सकते हैं। इसी प्रश्नावली में अगर हम और आगे चलते हैं तो अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो यहाँ उन्होंने हमको दिया है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ता हूँ। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जबकि यहाँ q कोई पूर्णांक है। तो प्रश्न को देखकर आप बिल्कुल ये समझ रहे हैं कि ये प्रश्न यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = bq + r के रूप में दिया गया है। हमें यहाँ केवल यह दिखाना है कि ये 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। तो इसके लिए हम एक संख्या a लेंगे। ये धनात्मक विषम पूर्णांक हमको लेना है क्योंकि हमको यही सिद्ध करना है। और यहाँ b = 6 होगा। तो a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और प्रश्न को देखते हुए यहाँ b का मान 6 होगा। यदि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें a = bq + r, तो यहाँ जो r है उसका मान b से छोटा होगा, 0 या उससे बड़ा होगा। तो यदि हम देखें तो यहाँ r के संभावित मान 0, 1, 2, 3 और 4 और 5 होगा। यहाँ इन सभी जो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 और 5 दिए हैं, इनको यदि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार लिखें तो पहला होता है a = 6q + 0, दूसरा होगा a = 6q + 1, तीसरा होगा a = 6q + 2, फोर्थ होगा a = 6q + 3, अगला होगा a = 6q + 4 और अगला होगा a = 6q + 5। यहाँ 6q + 0, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 समपूर्णांक हैं। यदि हम यहाँ पर q का कोई भी एक मान इन प्रमेयिका में रखें तो आप देखेंगे कि हल करने पर ये सभी के सभी सम संख्याओं में आते हैं क्योंकि यह 2 से विभाजित हैं। अतः इससे हम परिणाम निकाल सकते हैं कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हो सकते हैं। इसके पश्चात इसी प्रश्नावली का हम एक प्रश्न और लेते हैं जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। अभी आपने पिछले प्रश्न को देखा था। प्रश्न को हम गौर करें तो हमको समझ में आता है कि यह प्रश्न भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। तो यदि हम यहाँ पर ये मान लें कि a कोई
धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यहाँ a इक्वल टू 3q प्लस r होगा। आप प्रश्न को देखें तो यहाँ b का मान 3 होता है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो बनती है ये है a इक्वल टू 3q प्लस r। यहाँ r का मान 0, 1 और 2 होगा। अतः इन तीनों संख्याओं को देखकर हमें यहाँ 3 स्थिति संभव प्रतीत होती हैं। पहला हम इसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 3q प्लस 0। दूसरी स्थिति में हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 3q प्लस 1। तीसरी स्थिति में हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब यदि हम स्थिति पहली को देखें तो ये दिया है a इक्वल टू 3q। प्रश्न के अनुसार हम यहाँ वर्ग करने के पश्चात ही हमको प्रश्न को हल करना है, तो हम दी गई स्थिति में दोनों ओर वर्ग करें तो ये हमारी स्थिति बनती है a स्क्वायर इक्वल टू 3q होल स्क्वायर। इसको यदि हम हल करें तो हम देखेंगे कि ये आता है a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। क्योंकि हमको इस प्रश्न को हल करने के लिए इसी 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, इसलिए यहाँ 9q स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 3q स्क्वायर। ये 9q स्क्वायर का रूप है। यदि हम यहाँ 3q स्क्वायर को m के द्वारा व्यक्त करें तो ये आता है a स्क्वायर इक्वल टू 3m। प्रश्न में दिए अनुसार हमको इसे 3m के रूप में ही लाना था। अब यदि हम द्वितीय स्थिति को देखते हैं तो द्वितीय स्थिति हमारी है a इक्वल टू 3q प्लस 1। प्रश्नानुसार यहाँ भी दी गई स्थिति का हम वर्ग करेंगे, तो दोनों ओर यदि हम वर्ग करें तो हम देखेंगे कि ये आता है आपका a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ इसको हल करने के लिए a स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, लेकिन 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें आप एक सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। ये सर्व समीका पूर्व क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। सर्व समीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यदि हम अपने प्रश्न को देखें तो प्रश्न के अनुसार यहाँ a का मान 3q और b का मान 1 है। इसका अर्थ है कि हमारी जो सर्व समीका है उसमें जहाँ भी a लिखा है उसके स्थान पर हमको 3q और जहाँ b लिखा है उसके स्थान पर हमको 1 लिखना होगा। आप देखें a स्क्वायर को हमने a स्क्वायर लिखा है, बराबर आता है। जब हम सर्व समीका का उपयोग करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर अर्थात 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab। सर्व समीका में 2 आया है तो वह ऐसा ही रहेगा इंटू a का मान यहाँ 3q है, इंटू b का मान 1 है, प्लस b स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर। अब यदि हम इसको हल करते हैं तो इस सर्व समीका के द्वारा हमें प्राप्त होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसे भी हमको 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, जैसा कि हमको प्रश्न में हल करने को कहा गया है।
यहाँ यदि हम देखें तो बराबर के बाद जो दिया हुआ है उसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 को हम कॉमन लेंगे, ये होगा आपका शेष बचा हुआ 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब यदि हम 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 को m के रूप में व्यक्त करें तो हमको प्राप्त होता है ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। ये प्रश्न का वह रूप है जिसमें हमको इसको लाना था। अब हम स्थिति 3 पर चलते हैं। ये थी हमारी a इक्वल टू 3q प्लस 2। यहाँ भी ऊपर दोनों प्रश्नों के जो दोनों स्थितियों को हमने हल किया है उसके अनुसार दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर हम देखेंगे कि ये आता है ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी जो ऊपर स्थिति 2 में हमने सर्वसमीका का प्रयोग किया था वही सर्वसमीका यहाँ पर प्रयोग में लाई जाएगी। यहाँ a का मान 3q होगा और b का मान 2 होगा। सर्वसमीका का प्रयोग करके हम देखें तो ये आता है a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 2 a का मान 3q है तो 2ab b का मान 2 है प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये आता है a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। यहाँ हम आगे लिखेंगे इसको a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ये हमने जो संख्या 4 थी उसको 3 प्लस 1 के रूप में लिया है, क्योंकि प्रश्न को हल करने के पश्चात हमको इसे 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। यहाँ इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आता है a स्क्वायर इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। यहाँ यदि हम ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यदि हम इसको m के द्वारा व्यक्त करें तो शेष जो हमारा बचता है वो होगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। ये इसकी स्थिति तीसरी है। तो जैसा कि प्रश्न में हमको दिया गया था कि प्रश्न के अनुसार हमको इन धनात्मक पूर्णांकों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लाना था। तो ये 3 स्थितियां जो बनती हैं ये तीनों स्थितियां 3m और 3m प्लस 1 के रूप में हमको प्राप्त होती हैं। अब इसी प्रश्नावली का यदि हम आगे बढ़ें तो ये 1.2 में आपको HCF और LCM निकालने के लिए कहा जाएगा। यहाँ यदि हम प्रश्न को देखें तो उन्होंने कहा है कि पूर्णांकों के युग्म 26 और 91 का HCF व LCM ज्ञात करना है। साथ ही हमको ये भी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है HCF गुणित LCM के। मतलब यदि हम किन्हीं दो संख्याओं का HCF और LCM निकालें तो हम देखेंगे कि उन दोनों संख्याओं को जो गुणनफल है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ हम HCF और LCM जो निकालेंगे तो पूर्व में जो विधि आपको ज्ञात है अभाज्य गुणनखंड विधि, उसी के द्वारा हम इन संख्याओं का HCF और LCM निकालेंगे। तो पहले दी गई संख्या 26 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये विधि आपको बहुत अच्छी तरह से पूर्व से सीखी हुई है। तो हम देखेंगे कि 26 के यदि हम गुणनखंड करें तो ये हमको प्राप्त होंगे 2 गुणित 13 और 91 का यदि हम गुणनखंड करें
तो ये हमको प्राप्त होगा 7 गुणित 13। आपने पहले HCF निकालना देखा है कि जिन संख्याओं का भी आप HCF निकालते हैं, दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होता है वह दी गई संख्याओं का HCF होता है। तो हमने देखा कि 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में उभयनिष्ठ है वह 13 है। अतः इन संख्याओं का HCF 13 होगा। और LCM का जो नियम है वो ये है कि जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है उसको केवल एक बार लेना है और शेष गुणनखंड जो दिए हुए हैं उन सभी को उससे गुणा करना है। तो यदि हम LCM निकालने के लिए इस प्रक्रिया को देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ 2 एक बार है तो 2 लिखेंगे, गुणित 7 एक बार है वो लेंगे, और दोनों में जो 13 उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिखेंगे। और यदि हम इसका गुणनफल प्राप्त करेंगे तो ये आता है 182। इसका अर्थ ये है कि इसका LCM 182 होता है। तो HCF 13 है और LCM 182 है। अब यदि जैसा हमको सत्यापन करने के लिए कहा गया था, यदि हम वो सत्यापन करें तो दो संख्याओं का गुणनफल यदि हम करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 26 गुणित 91, गुणा करने पर ये प्राप्त होगा 2366। और HCF और LCM को यदि हम गुणा करें तो HCF गुणित LCM बराबर होता है 13 गुणित 182। इसका भी गुणनफल 2366 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये दी गई शर्त पूरी होती है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। अभी हमने जो प्रश्नावली 1.1 और 1.2 के कुछ प्रश्नों को हल करके दिखाया। इसमें शेष प्रश्न जो हमने हल करके आपको नहीं दिखाए हैं, लेकिन वो सभी प्रश्न इन प्रश्नों पर ही आधारित हैं। यदि आप इन प्रश्नों के हल को समझ लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो इन दोनों प्रश्नावलियों के शेष प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकेंगे। आप इसके लिए प्रयास करें, आशा है आप इसमें सफल होंगे। धन्यवाद।